अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दायमी खुशियाँ नसीब फरमाए। फिर आज सेकंड ईयर के लेक्चर नंबर 3 के साथ हम हाजिर हैं, जो कि एक्चुअल टॉपिक जहाँ से शुरू हो रहे हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद हमने एक वहाँ पे चार्ट पढ़ा था, वहाँ पे एक बॉक्स पढ़ा था जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उनको हमने बारी बारी डिस्कस किया था। और आज जो मेन टॉपिक है वो है बेटा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 2 एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटीज कैसी होती हैं। इसमें हमने बेटा क्या क्या डिस्कस करना है। एक तो रीज़न के ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं, दूसरी बात क्यों रिएक्टिव होते हैं वो हमने डिस्कस करना है। फिर उनका ऑर्डर देखना है कि डाउन द ग्रुप उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। उसके बाद फिर हमने इसके रिएक्शन देखे हैं ऑक्सीजन के साथ, ये 2 हिस्सों में लेक्चर हो जाएगा। फिर हमने इसके रिएक्शन देखने हैं वाटर के साथ, और फिर हमने इनके रिएक्शन देखने हैं एसिड्स के साथ। तो ये 3 टॉपिक इसमें आ जाएंगे, केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ ग्रुप 2। पहले हमने रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है इसकी, और फिर दूसरे हमने इसके रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़ने हैं, वाटर के साथ पढ़ने हैं, और एसिड्स के साथ उनके रिएक्शन को डिस्कस करना है इन डिटेल। ठीक है जी। तो हो सकता है बियॉन्ड द बुक भी हम कुछ बातों में चले जाएं, बहरहाल कोशिश करेंगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाने की। तो बेटा सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। बेटा याद रखिएगा, जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं आर रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बट लेस देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स पहले ग्रुप के एलिमेंट से कम रिएक्टिव हैं, ओवरऑल बहुत रिएक्टिव है। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं, पहले ग्रुप के बाद अगर किसी की रिएक्टिविटी है तो वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को हमने अल्कली मेटल कहा, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एंड द सेकंड रिएक्टिविटी बिलोंग्स टू द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब सोचना ये है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिएक्टिव क्यों हैं, उनकी क्या वजूहात है। तो हम कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बेस करती है, बेस्ड ऑन नंबर 1 किस पे बेस करती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किस पे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दूसरी बात, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। तीसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट। क्या जी, शील्डिंग इफेक्ट। और चौथी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। केमिकल रिएक्टिविटी का वैसे भी ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से होता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो तेजी से उस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और रिएक्टिव होते हैं। इनके आखिरी शेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज दीज आर द मेटल्स। ये मेटल्स हैं और मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये लूज करने की सलाहियत रखते होते हैं, तेजी से लूज करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड द रिएक्टिव।
क्या मतलब ये बेटा, अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration, NS2 is their general electronic configuration. Means इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इनके वैलेंस शेल में बेटा होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल हम ले लें, सर कोई एग्जाम्पल से बता दें। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा मेरे पास है मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो वैलेंस शेल तीसरा शेल है, n की वैल्यू 3 है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस when it loses 2 electrons, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है मैग्नीशियम, फॉर्म 2 प्लस चार्ज, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? 2 प्लस चार्ज आ जाता है, यानी आयन के ऊपर चार्ज बनता है 2 प्लस। जब 2 प्लस चार्ज बनता है इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स क्या करती हैं? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर रुझान होता है, टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। ठीक हो गया? जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसका मतलब तेजी से कैटाइन बनाएंगे, पॉजिटिव 2 चार्ज बनाएंगे, तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, पॉजिटिव 2 चार्ज बनाएंगे। जब ये पॉजिटिव 2 चार्ज बनाएंगे सो हम कहेंगे दीज आर कंसीडर्ड, जिनको माना जाता है बल्कि हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या है जी? रिएक्टिव एलिमेंट्स। +2 चार्ज की वजह से इनके ऊपर जनरली चार्ज क्या होता है? मेटल M+2। तो इस +2 चार्ज की वजह से, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अपने टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की वजह से दे आर कंसीडर्ड द रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो रिएक्टिविटी इनकी ज्यादा है। उसके बाद एटॉमिक साइज, अगर हम सेकंड फैक्टर देखें एटॉमिक साइज, यहां से भी हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्टिव क्यों ज्यादा है और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इनमें क्यों ज्यादा है। बेटा अगर हम बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है बिकम वीकर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीकर हो जाती है बिकॉज वैलेंस शेल, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वैलेंस शेल जो है अवे हो जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जब वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमजोर होगी तो क्या होगा बेटा? इट बिकम
easier, ये आसान हो जाता है टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में से आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकालना आसान हो गया। तो जब शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो रिएक्टिविटी ज्यादा। तो दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरा एटॉमिक साइज। तीसरी बात करते हैं, जब हम तीसरी बात करते हैं तो हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा देखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट नाम है डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन कब होता है, जब न्यूक्लियस के दरमियान और आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जब न्यूक्लियस के दरमियान और आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या हो जाए, बीच में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हो जाए, बीच में नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, या उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये वो दो चीजें हैं जो न्यूक्लियर के अट्रैक्शन को क्या करते हैं, कम करती हैं। तो इस लिहाज से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है फ्रॉम बेरिलियम टू मैग्नीशियम, बेरिलियम टू बेरियम। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, उसने क्या करना है, न्यूक्लियर रिएक्शन को कम करना है, ठीक है जी। विच रिड्यूस, विच डिक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जो कि क्या करेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करेगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या करेगा बेटा, कम करेगा। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, देन रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाएगा, बिकम इजी, तो वो इजी हो जाएगा। तो देखते जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फैक्टर हो, चाहे वो एटॉमिक साइज का फैक्टर हो, चाहे वो शील्डिंग इफेक्ट हो, तीनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का वहां से रिमूव होना, निकलना क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। उसके बाद चौथी बात वेरी इंपॉर्टेंट, वो है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। यानी वो कम से कम तवानाई है जो आखिरी शेल में से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक रिएक्टिविटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ग्रेटर तो रिएक्टिविटी होगी कम। समझ में आया, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ज्यादा तो रिएक्टिविटी होगी कम, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी कम तो रिएक्टिविटी होगी ज्यादा। यानी जितना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब आ जाए पिछले तीन बातों में। हमने कहा एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर रहा है। ये दोनों फैक्टर न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। तो हमारे लिए आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं। मीन जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा,
न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती जाएगी और वहां से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलना हमारे लिए क्या होता जाएगा, आसान। इट मींस वी हैव टू अप्लाई अ लीस्ट एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो हमारे पास कम से कम एनर्जी दरकार होगी वहां से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम देखें फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने रिलेशन क्या लिखा, एज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज रिएक्टिविटी इंक्रीज, इनवर्स रिलेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वजह क्या हो रही है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो न्यूक्लियस की होल्ड जो है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल पे कमजोर पड़ रहा है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम से कम तवानाई लगानी पड़ रही है। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी जब कम हो रही है तो डेफिनेटली रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। गॉट माय पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। यहां से हम देखें, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज से डिक्रीज होती जा रही है, साइज बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमजोर होती जा रही है। तो हमारे पास जो तरतीब बनी वो क्या बने कि ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इस चीज को देखते हुए हम ऑर्डर बना सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो इस लिहाज से हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो बेटा क्या बना, अब सबसे बड़ा साइज किसका, बेरियम का। तो इसका मतलब बड़ा साइज है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी बेरिलियम। वजह दोबारा देखिए, बेरिलियम से बेरियम की तरफ आते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है। और जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, दोनों न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बेरियम की। और हमने यहाँ पे क्या लिखा, आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है जिसकी लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी मोस्ट रिएक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया, मोस्ट रिएक्टिव, और ये हमारे पास हो गया लीस्ट रिएक्टिव। क्या हो गया जी, लीस्ट रिएक्टिव। तो ये हमारे पास ऑर्डर भी अब हमारे पास क्या हो गया, क्लियर हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रीजन हो गए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव ज्यादा क्यों होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है। तो वो हमने पूरी डिटेल से डिस्कस कर ली। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स with ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बेटा हम इनके रिएक्शंस देखते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट के रिएक्शंस देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, एज मेंशन इन आवर सिलेबस। तो जैसे हमारे सिलेबस में ये मेंशन है बेटा, तो हमने उसी हिसाब से क्या करना है, इनको डिस्कस करना है। याद रखिएगा बेटा, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, एम, इनको हमने रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ, ये बनाते हैं MO।
क्या बनाते हैं जी, MO। यानी हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। वजह पॉजिटिव टू मेटल ऑक्सीजन माइनस, तो इस लिहाज से हमारे पास MO इसका जनरल फार्मूला बनेगा इनके ऑक्साइड्स का। ठीक हो गया। अगली बात, अगर हम बात करें सबसे पहले बेरिलियम, तो बेटा बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा जो सारे ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, आर सॉलिड, ये सारे सॉलिड। ठीक हो गया। जो बेरिलियम का ऑक्साइड है और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है, ये दोनों क्या होते हैं, वाइट सॉलिड, वाइट सॉलिड। ठीक हो गया, बेरिलियम का रंग। और ये जलते किस कलर के साथ हैं, ये जब ऑक्सीजन के साथ जलते हैं तो इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ जलते हैं, वाइट फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया बेरिलियम का ऑक्साइड। लेकिन बेरिलियम के ऑक्साइड की एक खास बात आपने क्या करनी है, याद रखनी। वो क्या कि बेरिलियम जो है 600 डिग्री 800 डिग्री पे जाके रिएक्शन करता है और उसके बाद पैसिव हो जाता है रिएक्टिविटी। ठीक है जी। ये जो बेरिलियम है ये अपनी सरफेस पे क्या बना लेता है, बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर, फॉर्म बेरिलियम ऑक्साइड लेयर ओवर मेटल सरफेस। तो मेटल की सरफेस पे ये क्या बना देता है, बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर। जब बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अब ये पैसिव हो जाता है, इट बिकम, अब एक्टिव नहीं रहता, बिकम इनएक्टिव एंड does not react further with oxygen। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये जो मैग्नीशियम है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसका जो फ्लेम होता है ब्राइट होता है, ब्राइट फ्लेम। मैंने पीछे लिखा वाइट फ्लेम, इंटेंस वाइट फ्लेम। ठीक है जी, ये फ्लेम होता है और क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ बातें और इसके हवाले से, बेरिलियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड आर नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, बर्न करेंगे, जलेंगे, तो बेटा इनके ऑक्साइड नॉर्मल बनेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड कौन से होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 ही होती है, यानी ओरिजिनल उसकी होती है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा, ये जो स्ट्रोंशियम है और बेरियम है, तो स्ट्रोंशियम
अगर आप ऑक्सीजन क्या दे दो, एक्सेस में दे दो, तो स्ट्रोंशियम बना सकता है पर ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंटियम पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड बनाता है। ठीक हो गया, यानी इसको आप क्या करो, बर्न करो। अगर एक्सेस सप्लाई आप में ये बर्न करोगे तो ये क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड, नहीं जा रहा। जबकि जो बेरियम है बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करके बनाता ही क्या है, बेरियम पर ऑक्साइड। क्या जी, बेरियम पर ऑक्साइड, वो बनाता ही बेरियम पर ऑक्साइड। इसका मतलब ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से, एक पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम नॉर्मली क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। स्ट्रोंशियम एक्सेस में क्या बनाता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो तो पर ऑक्साइड। और बेरियम बनाता ही क्या है, पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड। अब बेरियम पर ऑक्साइड में क्या होगा, 2- ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किसकी, ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2- ठीक हो गया। मतलब ये सॉरी, ये मैंने आपको गलत बता दिया बेटा, सॉरी, -1 होगी। पर ऑक्साइड में क्या होता है बेटा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब नॉर्मल ऑक्साइड में -2 और पर ऑक्साइड में इसकी क्या होगी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। तो दो तरह के ऑक्साइड बनाता है। तो अब आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जब ये बर्न करते हैं, तो मैंने बेरिलियम और मैग्नीशियम का कहा इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ बनते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये बर्न करें ऑक्सीजन में सारे के सारे, तो इनका फ्लेम कलर क्या बनेगा, इनका फ्लेम कलर क्या बनेगा, बताया आपको। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ, इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। जो हमारे पास कैल्शियम है, ये यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जो फ्लेम होगा वो होगा ब्रिक रेड, ब्रिक रेड फ्लेम होगा इसका। ठीक हो गया। जो हमारे पास है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, इसका जो फ्लेम होगा वो होगा बेटा क्रिम्सन रेड फ्लेम, क्रिम्सन रेड फ्लेम होगा। और जो हमारे पास बेरियम ऑक्साइड है, ये जब जलेगा, यानी बेरियम जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा और बेरियम ऑक्साइड बनाएगा, तो इसका कलर होगा बेटा एप्पल ग्रीन कलर होगा, एप्पल ग्रीन इन कलर। तो अब हमने सीखा ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। स्ट्रोंशियम की ये भी है कि अगर एक्सेस में दे दिया जाए तो ये पर ऑक्साइड भी बना सकता है, और बेरियम क्या बनाता है, वो पर ऑक्साइड बनाता है। तो दो तरह के ऑक्साइड हो गए, नॉर्मल ऑक्साइड और ठीक हो गया। और याद रखिएगा मैंने कहा था ये सारे सॉलिड होते हैं, सारे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अच्छा, ये बात भी होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कि सर ये जो ऑक्साइड्स हैं इनकी नेचर क्या हो, नेचर क्या हो, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की नेचर क्या बनेगी वो हम देखते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड्स की नेचर क्या हो, बेटा याद रखिएगा ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। वो क्या है, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। सारे बेसिक हैं सिवाय बेरिलियम ऑक्साइड। सर बेरिलियम ऑक्साइड क्या है, तो हम कहते हैं ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है इज
एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक है बेटा। और आपको पता है एम्फोटेरिक क्या होता है? विच बिहेव साइमल्टेनियसली एज एन एसिड एज वेल एज बेस। तो एक ही वक्त में एसिड और बेस के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है जी। यानी एक ही स्पीशीज एसिड के तौर पे भी काम करती है और बेस के तौर पे भी काम करती है। तो सर वो कैसे? देखिए बेटा, अगर आप बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ, तो ये बनाएगा बेटा बेरिलियम सल्फेट और साथ में बना देगा वाटर। ठीक हो गया? देख लें, ये मिलेंगे वाटर, ये मिलेंगे बेरिलियम सल्फेट। तो बेरिलियम यहाँ पे क्या बन गया? एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए बेस बन गया। ठीक हो गया? तो अब ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। अगर यही बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्शन करे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा ये अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na2BeO2, सोडियम बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? तो हम इसको बैलेंस करेंगे बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा जी वाटर। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ H2O यहाँ से निकला, क्योंकि दो तो इस तरफ आ गए, दो ये थे और एक ये था, तीन, दो ये हो गए, एक तीन। तो सोडियम बेरिलेट और साथ में क्या बन गया? वाटर। यहाँ पे इस बेरिलियम ऑक्साइड ने काम किया है एसिड का, क्योंकि साथ में क्या है? बेस। तो बेस के साथ एसिड बन गया, एसिड के साथ बेस बन गया, तो क्या हुआ? एम्फोटेरिक बिहेव्स एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस। ठीक है जी? तो बेस के तौर पे भी है, एसिड पर भी काम करेगा। तो हमारे पास ये पता चल गया कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है वही एम्फोटेरिक है, बाकी क्या है? ऑल अदर आर बेसिक एंड देयर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, बढ़ता जाता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप में बढ़ता चला जाता है। कहां से कहां? फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं बेरियम ऑक्साइड, जो बेरियम ऑक्साइड है वो मोस्ट बेसिक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो लीस्ट बेसिक, क्योंकि ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि वो एसिड के साथ बेस बन जाता है, बेस के साथ एसिड बन जाता है, इस तरह से वो दोनों तौर पे बिहेव कर रहा होता है। तो हम कहते हैं ये क्या है जी? हमारे पास एम्फोटेरिक। अभी भी एक बात रह गई है बेटा, वो क्या? कि सर ये जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या चीज़ होती है इनमें कि ये पानी के अंदर जाके बेस बनाता है? तो बेटा देखते हैं। बेटा याद रखिएगा, ये जो ऑक्साइड्स हैं, हैव अ पिक्चर, इसकी पिक्चर देख लीजिए बेटा, क्योंकि फिर वो स्क्रीनशॉट वगैरह आप जब ले लेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगा। मैं मिटा देता हूँ, तो आप इसको क्या करते हैं? ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें। आपके नोट्स बनते जाएंगे, बेहतरीन किस्म के आपके नोट्स बनते जाएंगे, आपको और क्या चाहिए? ठीक है? और मैंने आपको बार बार कहा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, कोई फॉल्ट, कोई चीज़, कुछ ऐसा कि लेक्चर में जो चीज़ें मिसिंग हो तो वो आप मेंशन करेंगे तो उसको रिमूव किया जाएगा, बेहतर से बेहतर बचाया जाएगा। तो जी बेटा, अब हमारे पास है कि बेरिलियम जो ऑक्साइड्स है, यानी ये बेस कैसे बनाते हैं? हाउ ऑक्साइड्स फॉर्म बेस, ये बेस कैसे बनाते हैं? देखिए बेटा, आपको पता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, जो हमारे पास बेरियम ऑक्साइड है,
इनमें मेन क्या है, ऑक्सीजन माइनस, ठीक हो गया। ये ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है पानी में जाता है तो पानी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। आप देखें पानी के अंदर क्या है बेटा, एक है H और एक है OH, तो ये वाला अब इसके साथ रिएक्शन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, 2 OH बन जाता है। तो इस तरह से जो इसके ऑक्साइड्स हैं पानी में जाके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। इसी वजह से इनका करैक्टर क्या होता है, बेसिक, ठीक हो गया बेटा। तो अब हमारे पास हमने इसके फ्लेम कलर भी डिस्कस कर लिए कि बर्न करेंगे तो किस तरह के जलेंगे, और उसके बाद फिर हमने ये भी कहा कि किस तरह की ऑक्साइड बनाएंगे। हमने कहा नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं, बैरियम और स्ट्रांशियम जो है वो पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने इसका बेसिक कैरेक्टर डिस्कस किया कि इनका बेसिक कैरेक्टर किस तरह से होता है, उसकी ऑर्डर किस तरह से बनता है, वो ट्रेंड क्या रहता है ग्रुप के अंदर। तो हमने कहा कि ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि वो बेसिक बेस बनाते कैसे हैं। हमने कहा कि इनके अंदर जो ऑक्साइड होता है ना, ऑक्सीजन, वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनवा रहा होता है, OH बनवा रहा होता है, जो कि बेसिक चीज़ की निशानी है। इस तरह से ये क्या बनाता है, बेस बनाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप मैग्नीशियम को देखें ऑक्साइड को और इसको पानी में डिजॉल्व करें तो बेटा देखिएगा 2 OH है ना, तो मैग्नीशियम बाहर ही रह जाएगा और 2 OH इसके साथ मिल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, बेस। और ये बेसिक करैक्टर कहाँ से कहाँ इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज फ्रॉम मैग्नीशियम टू बैरियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम से बैरियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा इसका बेसिक करैक्टर, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे वाटर के साथ रिएक्शन और एसिड के साथ रिएक्शन। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर छोड़िए। थैंक्स फॉर ऑल, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।